सॉरी भाग 6। अंकुश को सरप्राइज बहुत पसंद आया। जब उन्होंने मुझे देखा तो चौंक गए। अरे ये तो हमारी सावरी है। आप तो बिल्कुल परी जैसी लग रही हैं। मुझे ऐसा अनुभव कभी नहीं हुआ। बहुत अच्छा लग रहा था। मैं बहुत खुश थी। अंकुश ने फिर केक काटा। सबसे पहले तरुण को खिलाया, फिर माँ पिताजी मुझे, और जब पीहू दीदी को खिलाने गए तो हाथ रुक गए। वो दीदी को बहुत ध्यान से एकटक देखी जा रहे थे। दीदी ने मुंह खोला लेकिन वो तो ना जाने कौन सी दुनिया में खोए। दीदी ने उनका कंधा पकड़ के हिलाया और आवाज़ दी, अंकुश अंकुश। तब अंकुश हड़बड़ाते हुए, हाँ पीहू। दीदी ने बोला, क्या पीहू, कब से मुंह खोल के खड़ी हूँ। तब अंकुश ने केक खिलाया, फिर माँ पिताजी के पैर छुए और आशीर्वाद लिया। माँ ने उनके माथे को चूमा और बोला, बहुत लंबी उम्र हो, हमेशा खुश रहो। अंकुश वहाँ आए सभी लोगों से हमारे परिवार का परिचय कराया, सबके साथ फ़ोटो खिंचवाई। फिर सबका डांस शुरू हुआ। तरुण मेरे पास आया और हाथ बढ़ाते हुए मुझसे डांस के लिए बोला। मैं चौंक गई। मैं और डांस नहीं नहीं, मुझे नहीं आता, मैं मना करती हुई बोली। अंकुश ने बोला, तुम क्या, तुम्हारी दीदी भी करेंगी। दीदी मुस्कुराते हुए बोली, मुझे तो बहुत पसंद है, बस माँ पिताजी की अनुमति चाहिए। पिताजी को बिल्कुल भी ये सब पसंद नहीं है। तब अंकुश ने कुछ सोचा और चले गए। फिर एकदम से गाने बंद हो गए और अंकुश ने माइक में बोला, अब मैं अपने जन्मदिन में अपने नए दोस्तों के साथ डांस करना चाहता हूँ। फिर एक तेज लाइट पिताजी और माँ पर पड़ी। तरुण दोनों को मना करने पर भी उन्हें स्टेज पर ले आए और गाना चला, ए मेरी जोहरा, जभी मुझे मालूम नहीं तू अभी तक है हंसी और मैं जवां। तब मैंने और दीदी ने पहली बार पिताजी को डांस करते हुए देखा। माँ तो बस खड़ी शर्मा रही थी। अंकुश ने बोला, आप सभी भी ज्वाइन करें। सब लोग उस गाने पर बड़े मन से थिरकने लगे। फिर क्या था, दीदी ने मेरा हाथ पकड़ा और बोली, चल छोटी। मैं पहली बार बिना किसी संकोच के थिरकने लगी। तरुण मुझे देख के मुस्कुरा रहा था और अंकुश दीदी के साथ डांस कर रहे थे। उनकी आंखों में दीदी के लिए प्यार साफ दिख रहा था, पर दीदी तो अपनी मस्ती में थी। थोड़ी देर बाद जब गाना बंद हुआ तो सब हाफते हुए बैठ गए। अंकुश बोला, पिताजी आपने तो कमाल कर दिया। सब खाना खा रहे थे। दीदी अंकुश के साथ खड़ी थी। माँ बड़े ध्यान से दोनों को देखते हुए पिताजी से बोली, इन दोनों को देख के मन में एक विचार आया है, काश अंकुश मेरा सच में बेटा बन जाए दामाद के रूप में। पिताजी, नहीं अनुराधा, ऐसा नहीं हो सकता। हम में उनमें बहुत फ़र्क है। वो बहुत बड़े लोग हैं। माँ ये सुन उदास हो गई। पार्टी खत्म हुई। अंकुश हम सबका धन्यवाद किए। फिर तरुण से बोले, सबको कार से घर छोड़ दो। हम सब घर पहुंच गए। तरुण ने मेरे से पूछा, तुम खुश हो? मैं बोली, हाँ बहुत ज़्यादा। वो बोला, अब तुम ऐसे ही रहना, फिर से अपने पुराने कपड़े और लुक में मत चली जाना। मैं मुस्कुराते हुए बोली, नहीं, अब मैं खुद से प्यार करती हूँ, खुद का ख्याल रखूँगी। अगले दिन मैं कॉलेज पहुंची तो सब मुझे देख के चौंक गए। मैं हल्की सी गुलाबी रंग का सूट पहन रखा था, बाल खुले हुए थे, हाथ में मोतियों का ब्रेसलेट था। तरुण हमें देख के मुस्कुरा रहा था और सुंदर लगने का हाथों से इशारा किया। नेहा मुंह बनाते हुए अपनी सहेलियों से बोली, कुछ भी कर ले, मेरे से ज़्यादा सुंदर नहीं हो सकती और तरुण सिर्फ मुझे ही चाहेगा। साहिल सर आते हैं, बोलते हैं, हाथ कैसा है, आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो। मैंने बोला, मैं ठीक हूँ, थैंक यू। साहिल सर ने फिर बोला, चलो कॉफ़ी पीने चलते हैं। मैंने मना करते हुए बोला, नहीं सर, अभी क्लास है, फिर कभी। क्लास शुरू होती है। मेरी आंखें तरुण को ही खोजती रहती हैं। तरुण थोड़ी देर में आता है। नेहा की सहेली बोलती है, तो तरुण आखिर तुमने बदल ही दिया सावरी को। तरुण बोला, नहीं, मैंने तो बस सावरी को विश्वास दिलाया है कि वो भी सुंदर है। मैं तरुण की बात सुनकर मुस्कुराने लगी। सर ने बताया, सब टूर पे जाने के लिए तैयार रहना। कॉलेज की बस सुबह 8 बजे निकलेगी, तब तक सब कॉलेज पहुंच जाना। वो दिन भी आ गया। घर वालों की अनुमति लेके मैं भी उस टूर के लिए कॉलेज पहुंच गई। आज मैंने दीदी के कहने से जींस टॉप पहना था, जिसमें मैं सबको बहुत खूबसूरत और मॉडर्न लग रही थी।
सब बस में बैठने लगे। तरुण के बगल वाली सीट खाली थी। तरुण ने मुझे देखा, वहां रखा बैग हटा दिया, पर मुझसे पहले नेहा तेजी से आके बैठ गई। तब साहिल सर ने मुझे बुलाते हुए कहा, यहाँ आ जाओ सावरी, यहाँ एक सीट है। मैं साहिल सर के साथ ही बैठ गई। नेहा बोली, तरुण मुझसे अभी भी नाराज हो? सॉरी, मुझसे गलती हो गई। तरुण बोला, मुझसे नहीं, सावरी से मांगो माफ़ी। वो बोली, मांग लूंगी, पहले तुम तो माफ़ कर दो। तरुण बोला, इट्स ओके, और कान में लीड लगा के बैठ गया। बस में सब गाना गाने लगे। तब तरुण बोला, एक गेम खेलते हैं, जीतने वाला एक सीट आगे जाता रहेगा और हारने वाला एक सीट पीछे आता रहेगा। तरुण बोला, इसके लिए मैं बोलूँगा। कुछ सोचने का नाटक करते हुए साहिल सर सब तालियां बजा रहे थे। तरुण आगे बैठा हुआ था, साहिल सर की सीट पीछे थी। गेम था, एक एक्टर का नाम बोला जाएगा। 1 मिनट में जो भी उसके फिल्म के ज़्यादा से ज़्यादा नाम बता देगा वो जीत जाएगा। गेम शुरू हुआ। सलमान खान के फिल्म के नाम बोलने थे। तरुण बोला, पहले आप सीनियर सर। तब साहिल सर ने 9 नाम बोले। तरुण अटकते अटकते 6 नाम बोल पाया। ऐसे ही करते हुए तरुण मेरी सीट पर और साहिल सर नेहा की सीट पर पहुंच गए। तरुण ने तब गेम बंद कर दिया। नेहा चिढ़ के रह गई। मेरे पास बैठकर तरुण बोला, हो गया काम। मैं समझ गई थी ये सब जानबूझकर किया गया था। बस चल रही थी, मैं खिड़की से बाहर देख रही थी। तरुण बोला, ये सावरी, तुम बहुत खुशकिस्मत वाली हो। मैंने पूछा, वो कैसे? वो बोला, मैं जो तुम्हारे पास बैठा हूँ। हम दोनों हंसने लगे। न जाने कब बात करते करते मेरी आंख लग गई। मैं तरुण के कंधे पर सर रखकर सो गई। तरुण मुझे ही देख रहा था। मासूमियत के कारण तुम और भी खूबसूरत लगती हो, तरुण ने बोला। बाल की लट जो उड़ के मेरे चेहरे पर आ रही थी, तरुण उसे मेरे कान के पीछे कर रहा था। मेरी आँख खुल गई। तरुण को अपनी तरफ देखते हुए सकपका गई और जल्दी से एक तरफ हो गई। तरुण बोला, मैडम जी, आपने क्या मेरे कंधे को तकिया समझा है जो सो गई? मैंने सॉरी बोला, आपको जगह देना चाहिए था। तरुण, किसी के सपने नहीं तोड़ता। तुम भी खोई होगी किसी सपने में। बस एक शॉप पर रुकी। तरुण आइसक्रीम और चॉकलेट लेके आया। आइसक्रीम एक मुझे दी। नेहा आई और बोली, मेरी आइसक्रीम कहाँ है तरुण? तरुण अपने दोस्तों से आवाज़ लगाते हुए बोला, एक और लेके आना। मैंने नेहा से बोला, लो आप मेरी आइसक्रीम ले लो। वो बड़ी खुशी से आइसक्रीम लेके चली गई। तरुण बोला, तुमने क्यों किया ऐसा? मैंने बोला, कोई बात नहीं, मेरा मन नहीं था। तरुण ने वो आइसक्रीम भी नेहा को देते हुए बोला, लो ये भी ले लो। नेहा, थैंक यू। मैंने बोला, आपने क्यों नहीं खाई? वो बोला, मेरा भी मन नहीं। ऐसे ही नोक झोंक से हम नैनीताल पहुँचे। बस एक होटल पर रुकी। एक कमरे में 5 लड़कियों को रुकना था। मेरे साथ नेहा भी थी। सब तैयार होकर घूमने निकल पड़े। सबसे पहले नैना झील गए। तरुण हर समय मेरे पास ही रहता था। तरुण बोटिंग के लिए बोला। हम दोनों एक बोट पर थे। नेहा पीछे से आते हुए बोली, मैं भी तरुण। तरुण बोला, हाँ आ जाओ, 2 की सीट में 3 आ जाओ। नेहा मुंह बना के चली गई। मुझे सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। तरुण ने बहुत सारी फ़ोटो खींची। रात हुई, हम सब एक लॉन में जलती आग के किनारे बैठ गए। सब बहुत मजाक बातें हो रही थी। कोई शेर तो कोई गाने सुन रहे थे। फिर गिटार बजाने की आवाज़ आई। देखा तो तरुण बजा रहे थे। सबने बहुत तेज तालियां बजाई। ये कमॉन तरुण, एक गाना हो जाए। तब तरुण ने गिटार बजाते हुए गाना गाया, गुलाबी आंखें जो तेरी देखी। नेहा ऐसी मुस्कुरा के शर्मा रही थी जैसे तरुण ये गाना उसके लिए ही गा रहा हो। फिर तरुण अपना गिटार रखने बस में गया। मुझे सर्दी महसूस हो रही थी। मैं शॉल लेने बस में गई, देखी तो चौंक गई। नेहा तरुण के पीठ की तरफ से बाहों में भरी हुई थी। वो बोल रही थी, थैंक यू तरुण, तुमने गाने से मुझे बताया तुम मुझे कितना चाहते हो। मैं तो बहुत पहले से तुम्हें चाहती थी, पर आज पता चला तुम भी मुझे चाहते हो। तरुण उसका हाथ हटाते हुए बोला, ये क्या पागलपन है? तभी दोनों की नज़र मुझ पर पड़ी। तरुण सकपका गया। सॉरी, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। मैंने बोला, सॉरी, गलत समय पे आ गई, आप लोगों को डिस्टर्ब कर दिया। नेहा बोली, वो तो तुम हमेशा से करती हो। मैं बिना कुछ बोले शॉल लेके बाहर आ गई।
तरुण आवाज़ देता रहता है। सुनो मेरी बात सुनो, नेहा बोली। जाने दो उसे, तरुण गुस्से में चिल्लाया। नहीं करता मैं तुमसे प्यार, मेरा पीछा छोड़ दो। नेहा भी गुस्से में बोली, तुम उस बहन जी के लिए मुझे मना कर रहे हो। तरुण बहुत गुस्से में था। वो बोला, यही फ़र्क है तुम में और उसमें, तुम्हारी तरह उसकी सोच गिरी हुई नहीं है। वो भी बाहर आ गया। मेरे आंखों के सामने वही दृश्य घूम रहा था। बार बार मुझे बहुत बुरा लग रहा था। पता नहीं क्यों मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैं अपने आप को शांत दिखा रही थी, पर अंदर से हलचल सी मची थी। तरुण पास आके बोला, मेरी बात सुनो, मुझे तुमसे बात करनी है। मैं मुस्कुराते हुए बोली, क्या बोलना है? मुझे कोई परेशानी नहीं, तुम्हारी ज़िंदगी है, जैसे मन करे जिसके साथ मन हो जियो। वैसे भी मैं कौन होती हूँ तुम्हें कुछ कहने वाली। मैंने बोल तो दिया था तरुण को, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर न जाने क्यों मन में बेचैनी सी हो रही थी। बार बार ध्यान तरुण पर ही जा रहा था। तरुण बोला, मैं बात इसलिए नहीं करना चाहता कि खुद को सही साबित करूं, इसलिए करना चाहता हूं जिससे तुम मुझे गलत मत समझो। मेरे और नेहा के बीच ऐसा कुछ नहीं है। नेहा क्या, मैं किसी लड़की से प्यार नहीं करता। लड़कियां मेरी दोस्त हो सकती हैं, पर मैं उनसे प्यार कभी नहीं कर सकता। मैं आज़ाद रहना चाहता हूँ हमेशा से। मुझे कोई नहीं बांध सकता। मुझे नहीं पड़ना इसमें। मुझे दुनिया घूमनी है, बहुत मस्ती करनी है। ये प्यार व्यार के इमोशनल ड्रामा, इन सब चक्कर में मुझे अपनी जवानी बर्बाद नहीं करनी। तरुण के इन सब बातों में कहीं ना कहीं मेरे कई सवालों के जवाब मिल गए थे, जो एक अलग एहसास को जगा रहा था मेरे अंदर तरुण के लिए। उसे मुझे पनपने से पहले ही दबाना पड़ा। तरुण की बातें मुझे तकलीफ दे रही थी। मैं फिर भी मुस्कुराकर बोली, ठीक है, मैं समझ गई, तुम सही हो बस, और क्या कर सकती हूँ तुम्हारे लिए। तरुण एक तसल्ली की सांस लेता हुआ बोला, बस मेरी ऐसे ही दोस्त बन के रहना और खुद से बहुत प्यार करना। तुम बहुत सुंदर हो सावरी, तुम्हें भी बहुत अच्छा राजकुमार मिलेगा। मैं तरुण की बात सुनकर मुस्कुरा रही थी। तरुण बोला, तो कल कहाँ जा रहे हैं घूमने? मैंने बोला, पहले नैना मंदिर, फिर आगे बर्फीली पहाड़ों पर। और तरुण बीच में बोल पड़ा, अबे यार, रात में क्या कर रहे हैं सब? मैंने बोला, सब सोएंगे रात में और क्या। तरुण बोला, तुम मेरे साथ चलना, रात में एक बहुत अच्छी जगह ले चलूँगा घुमाने, किसी को बताना नहीं। मैंने मना करते हुए बोला, नहीं, मैं रात में नहीं। तरुण फिर बोला, क्यों? नेहा के साथ मुझे देख के विश्वास नहीं रहा? आज मैं तुम्हें बहुत आज़ाद महसूस कराने वाला हूँ। कोई बंदिश नहीं, ना पिताजी का डर। जिंदगी को खुल के जियो। मैंने हिचकते हुए कहा, ठीक है। रात को तरुण और मैं साथ निकले। मैं बार बार पूछ रही थी, हम कहाँ जा रहे हैं? वो बोला, अभी पता चल जाएगा। तरुण ने कार बुक कर रखी थी। हम दोनों एक नाइट क्लब पहुँचे, जहाँ बहुत लाइट थी, म्यूजिक भी बहुत तेज़ था, जिस पर सब डांस कर रहे थे। मेरे लिए ये सब बहुत नया था। तरुण ने कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर की। हम दोनों एक बड़े से सोफे पर बैठे थे। मुझे ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। तरुण मेरा हाथ पकड़ के जहाँ सब डांस कर रहे थे गया। मैंने बहुत मना किया, मुझे डांस नहीं आता। वो बोला, यहाँ जो कर रहे हैं वो कौन सा माइकल जैक्सन है? हम हंसने लगे। मुझे पहले बहुत शर्म आ रही थी, पर धीरे धीरे डांस करते करते मुझे पता भी नहीं चला मैं कब उस तेज गानों में डूब गई। हम बेफिक्र होकर डांस करने लगे। जब थोड़ा रुके और समय देखा तो 2 बज गए। मैंने तरुण से बोला, अब चलना चाहिए। हम कार से वहाँ से निकले। तरुण बोला, तुम तो बोल रही थी तुम्हें डांस नहीं आता। आज जो किया वो क्या था? मैंने बोला, मुझे भी नहीं पता। ये तो हम होटल पहुँचे और अपने अपने कमरे में चले गए। सुबह हम सब नैना देवी मंदिर गए, जहाँ सब अपनी मन्नत मांग के चुनरी बांध रहे थे। मैंने भी आंखें बंद करके कुछ मांगा। तरुण से बोला तो वो बोला, मुझे इन सब पर विश्वास नहीं। इसी तरह हम मसूरी पहुँचे और वहाँ भी मैंने अपने जीवन के बहुत खूबसूरत पल बिताए। खूबसूरत वादियाँ और तरुण जैसा खुश मिजाज दोस्त। मैं आत्मविश्वास से भरी हुई थी, जो कि मेरे चेहरे पर दिख रही थी। मन कर रहा था ये सफ़र कभी ख़त्म ही ना हो। तरुण हमारा हर जगह बहुत ख्याल रखता था।
उसके साथ खुद को बहुत सुरक्षित महसूस कर रहे थे। हम सब बहुत जगह घूमे, बहुत सारी फ़ोटो खिंचवाए और फिर घर लौट रहे थे। नेहा मेरे से अब बिल्कुल भी नहीं बोल रही थी। मैं घर पहुंची तो दीदी ने खुशी से गले लगा लिया और सारी बातें पूछने लगी। मैं सब कुछ बता रही थी। ऐसे ही कॉलेज के दिन बीत रहे थे। मुझ में अब आत्मविश्वास था। तरुण जैसा दोस्त था जिससे कॉलेज में अब मेरा कोई मजाक नहीं बनाता था। तरुण और मैं साथ में पढ़ते और मजाक मस्ती भी करते थे। हमारे परीक्षाएं भी नज़दीक आ गई थी। तरुण का मन कम लगता था पढ़ने में, इसलिए वो कभी कभी मेरे साथ मेरे घर पर भी पढ़ने आ जाता था। माँ पिताजी से बहुत घुल मिल गया। मैं अब उसके लिए कुछ अलग ही महसूस करती थी। तरुण का साथ, उसकी बात, सब कुछ बहुत अच्छा लगता था। मेरा जन्मदिन जो पहले मेरे घर वालों के अलावा किसी को भी पता नहीं रहता था, तरुण ने उस दिन पूरी क्लास को गुब्बारों से सजाया था। मेरे लिए गिटार बजा के गाना गाया, केक लेके आए, पूरी क्लास ने बधाई दी। बहुत सारे तोहफे थे जिसमें मुझे तरुण के तोहफे को खोलने की जल्दी थी। इतना अच्छा जन्मदिन किसी साल नहीं हुआ था। मैंने घर आके सबसे पहले तरुण का तोहफा खोला जिसमें बहुत खूबसूरत आईना था, जिसके किनारे बहुत चमकदार कीमती पत्थर लगे थे। हैंडल पर भी बहुत खूबसूरत नक्शे डिजाइन बना हुआ था। तरुण को फ़ोन करके पूछा, तोहफे में आईना ही क्यों? तो वो बोला, क्योंकि मैं हमेशा चाहता था तुम खुद से प्यार करो, कभी भी खुद पर तरस ना खा के खुद का ख्याल रखो, जब कोई ना हो तो भी खुद को अकेला ना समझो। तरुण की ये बातें सुन के ना चाहते हुए भी मैं उससे प्यार कर बैठी, पर तरुण इन सब से दूर रहना चाहता था, इसीलिए कभी अपने दिल की बात उनके सामने नहीं रखी। वो मुझे मना तो नहीं करता, पर मैं अपना रिश्ता किसी दबाव में शुरू करना नहीं चाहती थी। उसका साथ रहना ही मेरे लिए बहुत सुकून भरा रहता था। परीक्षाएं शुरू हो गई, साथ ही दीदी के भी फाइनल ईयर के परीक्षाएं थी। मैंने और दीदी ने मन लगा के पढ़ाई की और सारी परीक्षाएं बहुत अच्छे से दे दी थी। दीदी ऑफिस गई जिसमें एक मीटिंग हुई जिसमें अंकुश ने एक प्रोजेक्ट के बारे में बताया और सभी को उनका काम बता दिया। मेरा परीक्षा खत्म होने के बाद मैं अक्सर घर ही रहती थी। तरुण कभी कभार घर भी आ जाता था माँ के हाथ का खाना खाने। दीदी उस प्रोजेक्ट पर बहुत लगन से काम करती थी। अंकुश बहुत खुश था। जल्द ही दीदी का प्रमोशन भी हो गया। पिताजी ने एक सुबह दीदी से बोला, तुम्हारे मामा जी ने एक लड़का देखा है, वो लोग 2 दिन बाद आएंगे तुम्हें देखने, तुम छुट्टी ले लेना। दीदी ने सफलता के पंख फैलाए ही थे कि पिताजी ने फिर एक पिंजरे तैयार कर दिया। दीदी ने पिताजी को ठीक है बोल के ऑफिस चली गई। ऑफिस में दीदी खोई खोई सी थी। स्टाफ मीटिंग में भी दीदी का ध्यान कहीं और था। अंकुश समझ गया। मीटिंग के बाद उन्होंने दीदी को ऑफिस में बुलाया और कॉफी मंगवाई। फिर दीदी से पूछा, बताओ पीहू क्या हुआ, किस बात की चिंता है? दीदी ने शादी की बात बताते हुए बोली, 2 दिन बाद छुट्टी भी लेनी है। अंकुश चौंक गया। उन्होंने दीदी से पूछा, क्या तुम खुश हो? दीदी ने उदास होकर बोला, नहीं, मैं तो अभी शादी ही नहीं करना चाहती। तरुण ने कहा, ठीक है, मिल जाएगी छुट्टी। दीदी काम में लग गई। ऑफिस से जब दीदी जाने लगी, अंकुश ने बोला, कल एक क्लाइंट के साथ मीटिंग है, तुम्हें भी चलना है। दीदी ने कहा, ठीक है। अगले दिन दीदी ऑफिस गई। थोड़ी देर बाद अंकुश ने कुछ फाइल दी और बोला, चलो मीटिंग है। दीदी साथ में चल पड़ी। दोनों लोग कार में बैठे थे। दीदी ने कहा, मीटिंग? अंकुश ने बोला, होटल में है। कार एक बड़े से होटल के सामने रुकती है। दोनों लोग अंदर जाते हैं। अंदर बहुत से टेबल और सोफे थे, पर वहाँ कोई भी नहीं था। सब खाली था। वो जगह मध्यम रोशनी में सजी हुई थी। दीदी ने पूछा, यहाँ तो कोई नहीं है, कब आएंगे क्लाइंट? अंकुश ने हाथ की घड़ी देखते हुए जवाब दिया, आने वाले होंगे, आओ बैठते हैं। दीदी और अंकुश एक टेबल के किनारे सोफे पर बैठ गए। दीदी बार बार टाइम देख रही थी। अंकुश ने पूछा, कुछ खाना है? दीदी ने मना कर दिया, मन नहीं है।
इतने में वेटर लाल गुलाब का एक बड़ा सा गुलदस्ता ले आता है। अंकुश उसे हाथ में लेता है। एक वेटर गिटार बजाता है। दीदी आश्चर्य भरी नजरों से सब देख रही थी। अंकुश ने दीदी का हाथ पकड़ा और बोले, पीहू मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। वो गुलाब दीदी को देते हुए वो घुटने पर बैठकर अंगूठी दीदी के सामने करते हुए बोले, पीहू मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा तब से प्यार करता हूँ, पर पहले ही मुलाकात में आपसे डांट पड़ गई थी, जिसके डर से अब तक कुछ बोल ना सका। पर अब आपकी शादी की बात हो रही है तो मुझे आपको खोने का डर हो गया है। क्या आप मेरी हमसफर बनोगी? आई लव यू, विल मैरी मी पीहू। दीदी तो चौंक गई थी। उन्हें इन सब की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। वो बस आंखों में पानी लिए अंकुश को देख रही थी। अंकुश ने फिर बोला, पीहू क्या आप मेरी धर्मपत्नी बनोगी? दीदी ने अंगूठी पकड़ते हुए हाँ में सर हिलाती है। अंकुश खुशी से दीदी को गले लगाते हैं। दीदी को अब अंकुश के सामने थोड़ी शर्म आ रही थी। अंकुश ने बताया, मैं पहले से ही आपके पिताजी से बात करना चाहता था, पर मुझे आपकी मर्जी पूछनी थी। अब मैं आज ही शाम को आपके पिताजी से बात करूंगा, सब अच्छा ही होगा। वहां से दोनों फिर ऑफिस में आ गए। फिर दीदी घर आ गई। दीदी ने मुझे अंगूठी दिखाते हुए सारी बात बताई। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। हम दोनों अंकुश के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अंकुश तरुण के साथ एक महिला आई थी। मैंने सबका स्वागत किया। अंकुश तरुण ने माँ पिताजी के पैर छुए। पिताजी ने पूछा, क्या बात है अंकुश, आज पिताजी की कैसे याद आ गई? अंकुश ने उस महिला की तरफ इशारा करते हुए बोले, ये हमारी दाई माँ है। माँ पिताजी के जाने के बाद इन्होंने हमें पाला है। पिताजी बोले, आपसे मिलके खुशी हुई, दोनों को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। अंकुश बोला, आपने मुझे एक जिम्मेदारी दी थी पीहू के लिए लड़का देखने के लिए। पिताजी ने बोला, हाँ बेटा, जब जवान बेटी घर में हो तो रिश्ते का पता करते ही रहना चाहिए। पता क्या है, पीहू के मामा ने एक लड़का कल आएगा पीहू को देखने, देखते ही क्या होगा। अंकुश थोड़ी हिम्मत जुटाते हुए बोले, पिताजी एक लड़का मैंने भी देखा है, अगर पहले आप उस लड़के से मिल लीजिए, अगर पसंद नहीं आया तो आपकी मर्जी, जहां आपको ठीक लगे कर देना पीहू की शादी। पिताजी ने पूछा, कौन है वो लड़का? तरुण ने फिर बात आगे बढ़ाता हुआ बोला, पिताजी वो आपके सामने है, मेरे भैया अंकुश। पिताजी और माँ आश्चर्य से एक दूसरे का मुंह देखने लगे। पिताजी बोले, तरुण देखो, बड़ों के साथ मजाक नहीं किया जाता। फिर दाई माँ ने बोला, भाई साहब ये सच कह रहा है, परिवार में और कोई नहीं है, इसीलिए हम लोग ही आए हैं। पीहू अगर हमारे अंकुश बाबा को पत्नी के रूप में मिल जाए तो हमारे बंगलों को घर बना देगी। पिताजी बोले, बेटा तुम लोग इतने बड़े लोग हो, मैं एक छोटा सा करलक हूँ, तुम्हें बराबरी का रिश्ता देखना चाहिए। अंकुश बोला, पिताजी हमारे पास सब कुछ है, बस एक ही मांग है, मेरे पास माँ पिताजी नहीं, बस वो चाहिए और सब है। अब बस हाँ कर दीजिए, शादी कैसे करनी है, सारे खर्चे हम देख लेंगे। पिताजी और माँ की आंखों में आंसू आ गए। बेटा तुमने एक बेटे की जिम्मेदारी भी निभा दी, मुझे ये रिश्ता मंजूर है, जाओ अनुराधा सबका मुंह मीठा कराओ। तरुण बोला, मैं अब पीहू भाभी से मिलके आता हूँ। और वो दीदी के पास आ गया जहाँ हम भी बैठे थे। वो बोला, क्या बात है पीहू भाभी, मैं आपको इतना पसंद आ गया कि आपने मेरे लिए भैया को अपना लिया। क्या करूं भाभी, मैं हूँ इतना स्मार्ट। दीदी ने तरुण के कान पकड़े, अच्छा मुझसे मजाक, आ जाने दो घर, तब बताऊंगी देवर जी को। तरुण मेरे पास आके बोला, मिल गए हम एक रिश्ते में, अब तुम्हें मैं बहुत सारा काम दूंगा, आखिर हम दोनों को ही तो सारी तैयारी करनी है। मैंने बोला, जी हम तैयार हैं, बस आपके भैया अपनी साली को ना भूल जाएं। तरुण बोलता है, हम हैं ना याद रखने के लिए। दीदी से बोला, ठीक है भाभी चलते हैं। दाई माँ ने बोला, कल परिवार के पंडित जी को भेज देंगे, सगाई और शादी का समय, दोनों की कुंडली मिलवा लीजिएगा। फिर दोनों भाइयों ने आशीर्वाद लिया और चले गए। घर में सब बहुत खुश थे। अगले दिन तरुण पंडित जी और अंकुश की कुंडली लेके आए। मैंने सबको बिठाया और नाश्ता लाके देने लगी। पंडित जी बड़े खुश होते हुए बोले, दोनों के 29 गुण मिल रहे हैं, सगाई और शादी अगले महीने के पहले सप्ताह में होना चाहिए। घर में हम सब शादी और सगाई की तैयारी में लगे हुए थे।
बहुत सारी खरीदारी और भी बहुत कुछ करना था। पिताजी और माँ सारे काम की लिस्ट बना रहे थे। पिताजी बोले, काश मेरा कोई बेटा होता तो मेरी कितनी मदद करता ऐसे समय पर। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। मैंने दरवाज़ा खोला तो कोई कोट पहने हुए हाथ में एक फाइल लिए एक आदमी खड़ा था। वो बोला, मुझे अंकुश जी ने भेजा है सुभाष जी मेरे पिताजी से मिलने। मैंने उन्हें घर में आने के लिए बोला। पिताजी आपसे कोई मिलने आया है। पिताजी ने बड़े सम्मान से बैठाया। फिर वो आदमी बोला, मेरा नाम निखिल है, मैं अंकुश सर के कंपनी में काम करता हूँ। उन्होंने अपनी शादी की तैयारी का भार मुझे दिया है और बोले हैं सुभाष जी पर कोई बोझ ना रहे। वो कुछ पेपर फाइल से निकालते हुए दिखाते हुए बोलते हैं, देखिए सुभाष जी, इस होटल में 4 तारीख को सगाई है और दूसरे होटल में 6 तारीख को शादी। सारी तैयारी हो चुकी है। कल एक मैम आएंगी, वो पीहू मैम के मेकअप और कपड़े की जिम्मेदारी लेंगी। शादी और सगाई के कार्ड के लिए कल एक राजन नाम का आदमी आएगा। कार्ड का सैंपल लेके आप लोगों को जो पसंद हो उसे बता दीजिएगा और तरुण सर भी आएंगे आप लोगों को सामान और कपड़े की खरीदारी के लिए। बाहर एक कार खड़ी है, वो और एक ड्राइवर आपके लिए रहेगा। आपको जहां जाना है उसी से जाइएगा। अगर कुछ और भी कराना है या कुछ बदलवाना है तो बता दीजिएगा। पिताजी और माँ ये सब सुन के सन्न रह गए थे। वो क्या बोले कुछ समझ में नहीं आ रहा था। दोस्तों, आगे की कहानी हम पार्ट 7 में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।